देखिए ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर एमए इंग्लिश। यहाँ पर देखिए टॉपिक है एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी रिटन बाय जॉन ड्राइडेन। तो एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी एक पोयम है और इसको जॉन ड्राइडेन ने लिखा है। जॉन ड्राइडेन का जन्म हुआ था 9 अगस्त 1631 ईस्वी को। अच्छा एक चीज़ और है, जॉन ड्राइडेन को जो है फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता है। जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म सैमुअल जॉनसन ने कहा था। और ये जॉन ड्राइडेन एक प्ले राइट थे, पोएट थे और एक ट्रांसलेटर थे, है ना। बात करें इस पोयम में ड्राइडेन ने जो है मेन और वीमेन के व्यू को बताया है। ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म नाम मिला इसी एस्से की वजह से, यानी कि एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी के ही कारण जॉन ड्राइडेन को फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहते हैं। क्लियर है। और बात करें आगे, ये एस्से जो है एक बैटल के साथ शुरू होता है, जहाँ पर इंग्लैंड और नीदरलैंड के बीच में एक बैटल शुरू होता है, तो उसी के साथ में शुरू होता है, जहाँ पर 4 लोग जो हैं बोट में ट्रैवल करते हुए जा रहे हैं और वो मॉडर्न लिटरेचर पर डिस्कस करना शुरू करते हैं। और ये 4 लोग हैं, पहले 4 लोग में से सबसे पहला जो है क्राइट्स है। क्राइट्स जो है एंशियंट पोएट के फेवर में रहता है और ये जो है कहता है कि नेचुरल थिंग्स को ऑब्जर्व करता है और साथ में ये भी कहता है कि मॉडर्न पीरियड के जो पोएट हैं वो किस तरह से नेचुरल थिंग्स को इग्नोर करते हैं, है ना। और इसके साथ में वो एंशियंट चीज़ों को बेस्ट बताते हैं और उसके बाद बताते हैं पहले एंशियंट है अच्छे, उसके बाद में फ्रेंच है ना। दूसरा है इसमें दूसरा कैरेक्टर जो है यूजेंटस है। दूसरे कौन है? यूजेंटस हैं। बात करें यूजेंटस की, तो यूजेंटस ये क्या कहता है, एक मिनट भाई, हाँ देखिए यूजेंटस जो है ये मॉडर्न पीरियड के पक्ष में रहता है ना। मॉडर्न पीरियड के बारे में बात करता है और ये ओल्ड एज के गलतियों को बताता है ना। और एक तरह से ये जो है एंशिएंट पोएट को क्रिटिसाइज करता है और उनको ब्लेम भी करता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो कौन है? लिसिडियस। लिसिडियस का व्यू क्या है? तो लिसिडियस जो है फ्रेंच ड्रामा को सपोर्ट करता है और ये फ्रेंच ड्रामा की बात करता है और कहता है कि फ्रेंच ड्रामा में तीनों यूनिटीज, यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ प्लेस, तीनों यूनिटीज फॉलो किया जाता है। और चौथा जो है निएंडर है। यहाँ पर निएंडर जो है इंग्लिश का रिप्रेजेंटेटर है और यहाँ पर ये जो जॉन ड्राइडेन खुद अपने आप को निएंडर के रूप में रिप्रेजेंट किए हैं, ठीक है। और निएंडर जो है वो इंग्लैंड और लिबर्टी की बात करता है, ठीक। और फाइनली जो है ये लोग आपस में क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पर डिबेट करते हैं और एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, है ना। और वहाँ पर जैसे फिर ये आता है, बात आती है कि ड्रामा में राइम्स बहुत ज़रूरत होती है, लेकिन कुछ समय के बाद में क्राइट्स कहता है कि ड्रामा में राइम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन निएंडर कहता है, क्राइट्स से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन कुछ ड्रामा ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, उनके कैरेक्टर भी वेरियस होते हैं, वहाँ पर जो हैं उस ड्रामा को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए राइम्स की नीड होती है ना। तो इस तरह से अब यहाँ पर देखिए एक बार इसको जॉन ड्राइडेन के बारे में। जॉन ड्राइडेन जो हैं ये फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म इनको कहा था सैमुअल जॉनसन ने। और जॉन ड्राइडेन जो हैं क्रिटिसिज्म के न्यू एरा से बिलोंग करते हैं और इसमें ये बताया गया है, जॉन ड्राइडेन के अनुसार ये है कि पोएट्री जो है केवल एक इमिटेशन ऑफ नेचर नहीं है, बल्कि पोएट्री जो है एक बेस्ट नेचर होती है ना। क्योंकि एक पोएट्री इमोशंस से होती है। और यहाँ पर देखिए फाइनल एंड ऑफ द पोएट्री, जो पोएट्री का फाइनल या एंड पार्ट होना चाहिए वो डिलाइट होना चाहिए और जो है ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में पोएट ना तो टीचर होता है, ना ही इमिटेटर होता है, ना ही फोटोग्राफर होता है, बल्कि जो पोएट होता है वो एक क्रिएटर होता है। जॉन ड्राइडेन के अनुसार पोएट ना तो टीचर होता है, ना ही इमिटेटर होता है, ना ही फोटोग्राफर, बल्कि वो एक क्रिएटर होता है ना। अब जॉन ड्राइडेन ने एक वर्क लिखा एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी। तो देखिए एन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी को लिखा गया था
1666 ईस्वी में, लेकिन ये पब्लिश हुआ 1668 ईस्वी में, है ना। और इसके साथ में बात करें ये जो है एनेसा ऑफ ड्रामेटिक पोएजी 3 कंटेम्प्रोरी क्रिटिकल इश्यूज को डील करता है। एक तो मॉडर्न फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा, और क्लासिकल यूनिटीज एंड फ्रीडम, और राइम और ब्लैंक वर्स इन ड्रामा, मतलब 3 कंटेम्प्रोरीज क्रिटिकल इश्यूज पर ये बात करता है। पहला मॉडर्न फ्रेंच और इंग्लिश ड्रामा पर बात करता है, क्लासिकल यूनिटीज और फ्रीडम पर फोकस करता है, और राइम या ब्लैंक वर्स, ड्रामा में राइम या ब्लैंक वर्स की बात करता है। इसमें 4 कैरेक्टर हैं। क्राइड्स जो कि एंशिएंट पोएट के फेवर में रहता है, ही रिप्रेजेंट सर रॉबर्ट हावर्ड। क्राइड्स जो है सर रॉबर्ट हावर्ड को रिप्रेजेंट करता है, और ये एंशिएंट को सुपीरियर मानता है मॉडर्न के कंपैरिजन में, और ये कहता है कि मॉडर्न जो है वो एक इमिटेटिंग है, मतलब एंशिएंट्स का वो नकल करते हैं, ठीक। और इसके साथ में एंशिएंट लोग जो होते हैं वो टाइम, प्लेस और एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक। नेक्स्ट है यूजेनियस। यूजेनियस जो है वो मॉडर्न पोएट के फेवर में रहता है। ही रिप्रेजेंट्स चार्ल्स सैकविले, और यूजेनियस जो है चार्ल्स सैकविले को रिप्रेजेंट करता है ना। और इसके साथ में ये मॉडर्न को सुपीरियर मानता है रेदर देन एंशिएंट। एंशिएंट के कंपैरिजन में मॉडर्न को सुपीरियर। और देखिए दिया गया है यूजेनियस जो है यूनिटी ऑफ प्लेस, यूजेनियस कहता है कि मॉडर्न लोग जो हैं वो क्या करते हैं, यूनिटी ऑफ प्लेस वाज नेवर फॉलोड बाय एंशिएंट, मतलब एंशिएंट के द्वारा यूनिटी ऑफ प्लेस को कभी फॉलो नहीं किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट है लिसिडियस। लिसिडियस जो है ये फ्रेंच पोएट के फेवर में रहता है, और लिसिडियस प्रेजेंट करता है सर चार्ल्स सिडली को प्रेजेंट करता है। और इसके साथ में लिसिडियस जो है ये कहता है कि फ्रेंच जो है 3 यूनिटीज, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ एक्शन, इन तीनों को फॉलो करता है। और यूजेनियस जो है चूँकि ये फ्रेंच के पोएट के फेवर में है, तो लिसिडियस जो है फ्रेंच के फेवर में है, इसलिए लिसिडियस कहता है, लिसिडियस कहीं ना कहीं इंग्लिश की जो है क्रिटिसाइज करता है, कहता है कि किस तरह से इंग्लिश राइटर जो होते हैं वो ट्रेजिक कॉमेडी को मिक्स कर देते हैं, जबकि ट्रेजिक कॉमेडीज को मिक्स नहीं करना चाहिए। निएंडर जो कि इंग्लिश पोएट को रिप्रेजेंट करता है, और निएंडर खुद ड्राइडन हैं यहाँ पर, है ना। और ये इंग्लिश ड्रामा के फेवर में रहते हैं, और लास्ट में ड्राइडन क्या करते हैं, बेन जॉनसन की एडमायर करते हैं, और शेक्सपियर की प्रशंसा करते हैं, शेक्सपियर से प्यार करते हैं, ठीक। ये जॉन ड्राइडन का है। अच्छा, नेक्स्ट है एरिस्टोटल्स पोएटिक कॉन्सेप्ट। एरिस्टोटल का पोएटिक कॉन्सेप्ट, तो देखिए एरिस्टोटल का जन्म हुआ था 384 में, और मृत्यु हुआ था 322 बिफोर कॉमन एरा में हुआ था, ठीक है। एरिस्टोटल एक फिलोसोफर थे, एक साइंटिस्ट थे, एक टीचर थे, एक पोएट थे, और इन्होंने जो है एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया लॉजिक को, क्रिटिसिज्म के फील्ड में, रेटोरिक में, फिजिक्स में, बायोलॉजी और साइकोलॉजी, पोएटिक्स, मैथमेटिक्स, एथिक्स, इन सब में। एरिस्टोटल, इनका जन्म मकदूनिया में हुआ था। एरिस्टोटल जो हैं 20 साल से ये प्लेटो के स्टूडेंट रहे हैं, और एरिस्टोटल जो हैं प्लेटो की एकेडमी, जब ये 18 साल के थे तभी से ये प्लेटो की एकेडमी को ज्वाइन किए, और 20 साल तक ये प्लेटो की एकेडमी में ही रहे, है ना। एरिस्टोटल जो हैं ये प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए फेमस हैं। जैसा कि प्लेटो कहते थे कि पोएट ये सब लोग पागल होते हैं और पागलपंथी में कुछ भी लिखते हैं, लेकिन यहाँ एरिस्टोटल कहते हैं नहीं, पोएट नहीं पागल होते हैं, बल्कि पोएट इमेजिनेशन पर लिखते हैं। कोई भी चीज़ इन्वेंट होने के लिए इमेजिनेशन होना ज़रूरी है। तो एरिस्टोटल जो है अपने गुरु प्लेटो की थ्योरी को रिजेक्ट करने के लिए फेमस हैं, और एरिस्टोटल को जो है ट्यूटर ऑफ अलेक्जेंडर भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अलेक्जेंडर के ये ट्यूटर भी रहे, अलेक्जेंडर को ये शिक्षा दिए थे। और कुछ समय के बाद में एरिस्टोटल ने अपनी लाइफ में अपनी खुद की एकेडमी जो इस्टेब्लिश किया था एथेंस शहर में, और वहाँ पर ये अपने स्टूडेंट को लेक्चर देते थे। एरिस्टोटल प्लॉट के शिष्य थे, है ना,
सॉरी एरिस्टोटल जो हैं प्लेटो के प्यूपिल थे, प्लेटो के शिष्य थे। और एरिस्टोटल का जन्म जो है यूबोइया में हुआ था, वो भी नेचुरल कॉजेज की वजह से। अब एरिस्टोटल के वर्क और स्टडीज़ की बात करें तो एरिस्टोटल जो है पढ़ने के लिए और कोई चीज़ सीखने के लिए बहुत ही इनके पास एक पैसन था, बहुत मेहनती थे। ये मार्वेलस नॉलेज था और एक तरह से मल्टी डिसिप्लिन थे, हर चीज़ के फील्ड में अपने आप को ये डिसिप्लिन बनाए रखते थे। और इसके साथ में इनकी कई सारी वर्क हैं, जैसे फिजिक्स, मेटाफिजिक्स। अब यहाँ पर देखिए फिजिक्स, मेटाफिजिक्स और नेकोमैकियम, एथिक्स, पॉलिटिक्स और डी एनिमा और पोएटिक्स इनका वर्क है। अब एरिस्टोटल के पोएटिक्स के इंट्रोडक्शन की बात करें तो एरिस्टोटल ने पोएटिक्स लिखा। पोएटिक्स जो है 50 पेज का एक ट्रीटाइज है और 50 पेज है, लेकिन ये 26 छोटी छोटी चैप्टर में बटा हुआ है। याद रखिएगा एरिस्टोटल 50 पेज में लिखा गया है और 26 छोटी छोटी चैप्टर में इसको लिखा गया है ना। और पोएटिक्स जो है एक सेंट्रल डॉक्यूमेंट बना हुआ है। सेंचुरीज से लिटरेचर और एस्थेटिक्स के पढ़ने में पोएटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये रिनेसा पीरियड से ही इसको पढ़ा जाया जा रहा है। इसके बाद में बात करें पोएटिक्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ट्रेजेडी, कॉमेडी और एपिक पोएट्री। ट्रेजेडी में 6 एलिमेंट हैं, अभी बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं इनका नेचर। तो देखिए एरिस्टोटल जो है ये नेचर ऑफ पोएटिक आर्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे देखिए, और इसके साथ में जैसे प्लेटो ने कहा था कि पोएट जो होते हैं एक नकल होते हैं, नकलची होते हैं। इस तरह से नकलची होते हैं जैसे कोई आर्टिस्ट या पेंटर होता है, देख देख कर सारा काम कर लेता है, वैसे ये पोएट भी होते हैं। ये प्लेटो के अनुसार था, है ना। और इन्होंने, किसने, एरिस्टोटल ने क्या कहा है, तो देखिए एरिस्टोटल ने ये कहा है कि पोएट्री जो है ना ह्यूमन डिस्टिंक्ट्स से इमर्ज होती है, ठीक है। और इसके साथ में आगे देखिए वो कहते हैं कि पोएट एक ऐसा पोएट क्रिएटर्स होता है ना, जो कि नई नई चीज़ों को क्रिएट करता है अपने इमेजिनेशन के बेस पर, ठीक। और पोएट जो होते हैं कन्वर्सेशन की सबलाइन स्किल से होकर गुजरते हैं, लाइफ को इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं। एक पोएट जो है फर्स्ट पर्सन के रूप में लाइफ को ऑब्जर्व करता है, ठीक है। और पोएट्री जो होता है ये इमिटेशन ऑफ नेचर ऑफ इमिटेशन के ऊपर जो है एक तरह से कई सारी चीज़ें डिपेंड करती है। मतलब सीधा यहाँ पर पोएट्री, जैसे वर्ड्सवर्थ ने कहा था, पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ द पावरफुल फीलिंग्स, वही चीज़ है। अच्छा, इसके फंक्शन की बात करें तो एरिस्टोटल ने जो है बहुत ज़्यादा मतलब फंक्शन ऑफ पोएट्री के बारे में बहुत ज़्यादा वैसे नहीं लिखा है। फंक्शन ऑफ पोएट्री के बारे में इन्होंने यही कहा कि फंक्शन ऑफ पोएट्री जो होता है कहीं ना कहीं उसका मतलब वो उसका एम जो है प्लीज करना होना चाहिए, खुशी देने के लिए होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ में जो पोएट्री का आउटकम होना चाहिए वो राइटर के लिए भी और रीडर के लिए भी, दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए, मतलब पढ़ने में अच्छा लगना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आगे फिर बात करते हैं। यहाँ पर देखिए ट्रेजेडी की बात करें, जो ट्रेजेडी पोएट्री की हाईएस्ट फॉर्म के रूप में कंसीडर किया जाता है। ट्रेजेडी को पोएट्री की हाईएस्ट फॉर्म के रूप में कंसीडर किया जाता है। और एरिस्टोटल कहते हैं कि ट्रेजेडी जो है पिटी और फियर के ही आसपास कहीं ना कहीं घूमती रहती है। पिटी जो है जब हीरो को परेशानी होती है, सफरिंग होता है, तब जो है दया आती है ऑडियंस में। और फियर तब होता है जब हीरो के साथ कुछ गलत होता है, तब उसे डर लगता है कि ऐसा मेरे भी साथ हो सकता है ना। और जो है एरिस्टोटल के पास प्लेटो की तरह कोई डर नहीं होता है। एरिस्टोटल कहते हैं कि इमोशन जो है ना, इमोशंस को एक कैथारसिस या परगेशन के व्यू से मतलब वो डील किया जा सकता है। और हर कोई के अंदर फियर और हर कोई के लाइफ में फियर और पिटी होता है ना। और ये नॉर्मली कहीं ना कहीं पेनफुल ही होता है। अरिस्टोटल प्लेटो के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं कि पोएट्री के इमोशनल अपील की बात करें तो जो पोएट्री में जो इमोशनल चीज़ें होती हैं वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होती, बल्कि वो तो अच्छी होती हैं, है ना। और इसके साथ में देखते हैं
पोएट्री अरिस्टोटल ने 6 एलिमेंट्स, ट्रेजेडी के 6 एलिमेंट बताया है। अरिस्टोटल ने ट्रेजेडी में कितने एलिमेंट, 6 एलिमेंट बताया है। पहला प्लॉट है जिसको माइथोस कहते हैं, दूसरा कैरेक्टर है जिसको इथोस कहते हैं, तीसरा थॉट है जिसको डायनोइया कहते हैं, और चौथा जो है लैंग्वेज या डिक्शन या लेक्सिस है, और पांचवा जो है म्यूजिक या मेलोपोइया है, और छठा जो स्पेक्टेकल या ऑप्सिस है। इसको आप कैसे याद रखेंगे, तो देखिए इसको आप याद रख सकते हैं, जो मैंने कोड बनाया है वो कोड है पीसीएम स्लॉथ। तो पी से याद कर लेंगे प्लॉट जिसको माइथोस कहते हैं, सी से कैरेक्टर इथोस भी कहते हैं, और एम से हो गया म्यूजिक। तो पीसीएम यानी कि प्लॉट, कैरेक्टर और म्यूजिक, और स्लॉथ एस से हो जाएगा स्पेक्टेकल या ऑप्सिस, और एल ए से हो जाएगा लैंग्वेज या डिक्शन या लेक्सिस, और टी एस से हो जाएगा थॉट। तो पीसीएम स्लॉथ। अब माइथोस या पोएट की बात करें तो माइथोस या प्लॉट को सोल ऑफ द ट्रेजेडी कहते हैं। ठीक है, फिर आगे बात करें कैरेक्टर या इथोस की, तो अरिस्टोटल ने जो है ट्रेजेडी में जनरली प्रोटैगोनिस्ट के ही कैरेक्टर या प्रोटैगोनिस्ट के ही कैरेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटीज़ को बताया है। 4 क्वालिटीज मेन रूप से बताया है कि जो प्रोटैगोनिस्ट होते हैं उनके अंदर गुडनेस होना चाहिए, प्रोप्राइटी, करेजियस और डियर टू एवरीवन होने चाहिए, और ट्रू टू लाइफ के प्रति सच्चे होना चाहिए, और इसके साथ में कंसिस्टेंसी टू एवरीवन, हर कोई के प्रति कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करें अगर, तो यहाँ पर देखिए हेमर्सिया ट्रेजिक फेलिंग एक टर्म होता है, ये क्या होता है, तो देखिए अरिस्टोटल ने हेमर्सिया टर्म का यूज किया। हेमर्सिया का मतलब होता है वर्क से गिरना, मतलब अचानक प्रॉब्लम क्रिएट होना। हेमर्सिया को एक ट्रेजिक फ्लॉ कहते हैं। हेमर्सिया का मतलब होता है फॉल ऑफ नोबलमैन हीरो का जब फॉल डाउन होता है तब वही हेमर्सिया कहलाता है। ये कोई कार्डिनल सिन या सीरियस लैप्स के द्वारा मतलब हीरो का फॉलिंग डाउन होता है, और ये से हेमर्सिया शुरू होता है। अरिस्टोटल ने अपने बुक में हेमर्सिया टर्म का यूज किया, पोएटिक्स वर्क में किया है ना। और मतलब ये सिंपली कहा जा सकता है कि हेमर्सिया एज अ मिस्टेक और एरर इन जजमेंट, मतलब जो हीरो के जजमेंट में थोड़ा सा मिस्टेक या एरर होता है, और उसी के एरर के साथ में हीरो को मतलब दुख दर्द परेशानी झेलनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं हुकुम, ये देखिए शेक्सपियर का 4 जो है ट्रेजेडी है जिसको मैंने एक कोड बनाया हुकुम, HOKM से याद रख सकते हैं। हैमलेट, ओ से जो है ओथेलो, के से किंग लियर, एम से मैकबेथ। तो हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, इन सब में ये खुद इसी नाम से प्रोटैगोनिस्ट भी हैं और इसी नाम से ये ट्रेजेडी भी है। ये सब जो है प्ले में कहीं ना कहीं दुख परेशानी झेलते हैं, और जहाँ से झेलना शुरू करते हैं वो ट्रेजिक फ्लो होता है, यानी कि वहाँ से ये होता है हेमर्सिया। दूसरा थॉट या डायनोइया होता है। थॉट या डायनोइया अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल ने यद्यप कि थॉट के बारे में बहुत कम कहा है। ठीक है, और फिर आगे आ जाते हैं। यहाँ पर इन्होंने कहा कि देखिए थॉट से किसी इंसान के मेंटल या इमोशनल स्टेट को समझा जा सकता है, और उसी के बेस पर रिएक्शन भी दिया जा सकता है। लैंग्वेज या डिक्शन या लेक्सिस के बारे में अरिस्टोटल ने लैंग्वेज को 2 पार्ट में पहले तो डिवाइड किया है। एक तो स्पोकन वर्ड जिनको ऐसे कहा जाता है, और दूसरा संग वर्ड जिनको गाने के माध्यम से। अब देखिए जो वर्ड या वोकेबलरी का सिलेक्शन, लैंग्वेज का मतलब होता है कि ड्रामेटिस्ट के द्वारा वर्ड या वोकेबलरी का सिलेक्शन होना, है ना। और बात करें डिक्शन का, डिक्शन या लैंग्वेज, डिक्शन को ऐसे भी कहा जा सकता है कि डिक्शन इज एक्सप्रेशन ऑफ मीनिंग इन वर्ड्स, सेम बोथ इन वर्ड्स और प्रेज। डिक्शन एक तरह से वर्ड में मीनिंग को एक्सप्रेस करना होता है वर्ड में, चाहे वर्ड्स हो चाहे वो प्रोज हो। म्यूजिक या मेलोपोइया की बात करें तो इसमें ग्रीक कोरस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ग्रीक कोरस या एक्टर्स को इतनी लिबर्टी दी जानी चाहिए कि वो अपने प्रिवेलेंट म्यूजिकल फॉर्म्स को विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, और एक कल्चरल रिफरेंस के लिए एक वास्ट एरिया भी प्रोवाइड किया जाना चाहिए। स्पेक्टेकल या ऑप्सिस की बात करें तो स्पेक्टेकल को स्टेज रिप्रेजेंटेशन भी बोला जा सकता है। ये स्पेक्टेकल या ऑप्सिस जो है ये 6 पार्ट में से लास्ट पार्ट है, और ये आर्ट ऑफ पोएट्री है जो कि स्टेज मैकेनिक के काम वर्क के साथ शुरू होती है, और हर चीज़ें थिएटर में विजुअल होती हैं।
ठीक है। और ये यद्यपि स्पेक्टिकल का बहुत ज़्यादा लोएस्ट इम्पोर्टेंस है और लिटरेचर में इसके बारे में बहुत कम कहा मिलता है। अच्छा, नेक्स्ट वर्क है आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका को लिखा है होरेस ने, और होरेस का जो लाइफ स्पैन है 65 BC से 8 BC है ना। होरेस बिलोंग करते हैं ऑगस्टिन एज से। आर्स पोएटिका को आर्ट ऑफ राइटिंग पोएट्री भी कह सकते हैं। और आर्स पोएटिका में होरेस ने कहा है कि जो पोएट्री का एम होता है ना, वो इंस्ट्रक्ट करना होता है, या जो लाइट करना, मतलब किसी अच्छी चीज़ों पर फोकस करना होता है, या दोनों हो सकता है। ठीक है। इसके बाद फिर बात करें, बेन जॉनसन ने आर्स पोएटिका को 1640 में लैटिन लैंग्वेज से इंग्लिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। क्लियर है। फिर बात करते हैं आर्स पोएटिका। आर्स पोएटिका को 3 पार्ट में कैटेगराइज किया जा सकता है, पोएसिस, पोएमा और पोएटिका। पोएसिस में ये बताया जाता है कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, कैरेक्टर सच्चा होना चाहिए, रियल होना चाहिए, पॉपुलर होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए। पोएमा में जो है लैंग्वेज और प्लॉट के बारे में बताया जाता है। पोएटा में ये बताया जाता है कि पोएट किस तरह के होना चाहिए। ठीक है। और आर्स पोएटिका को एक फॉर्म ऑफ लेटर के फॉर्म में लिखा गया है। और अगर फर्स्ट रोमन एम्परर की बात करें ऑगस्टस, वहीं से नाम पड़ा ऑगस्टन एज। और लैटिन लिटरेचर में गोल्डन एज किसके थ्रू होता है, तो वर्जिल, होरेस, लिवी, ओविड के थ्रू आता है। होरेस का कुछ फेमस वर्क है जैसे सैटायर्स, ओड्स, इपोड्स, एपिस्टल्स और आर्स पोएटिका है। ठीक है। इसकी बात करें आर्स पोएटिका को, अगेन देख सकते हैं आप, पोएसिस में सब्जेक्ट मैटर बताया गया, जहाँ पर ये बताया जाता है पोएम शुड बी कंटेन सिंपल लैंग्वेज। पोएम में सिंपल लैंग्वेज होना चाहिए, इसमें मॉन्स्टर का यूज नहीं होना चाहिए, रियलिटी पर बेस्ड होना चाहिए, है ना, और ह्यूमन रियल लाइफ को प्रेजेंट करना चाहिए, पोएट्री के रूल को फॉलो करना चाहिए, और पोएम में एब्सर्डिटी से बचना चाहिए। पोएमा में ये बताया गया कि पोएम क्लियर होना चाहिए, पोएम का फॉर्म क्लियर होना चाहिए, बेटर स्टाइल का यूज करना चाहिए। पोएटा में पोएट के बारे में, पोएट हार्ड वर्कर होना चाहिए, और जो है फ्रीक्वेंटली जो है अपने वर्क को रिवाइज करना चाहिए, और इसे उसकी प्ले बेस्ट प्ले बन सके इसलिए। अच्छा, नेक्स्ट वर्क है आपका प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा। एक्चुअली अगर बात करें लिरिकल बैलेड्स की, तो प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स या लिरिकल बैलेड्स को विलियम वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने मिलकर लिखा था। लिरिकल बैलेड्स 1798 ईस्वी में फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था। लिरिकल बैलेड्स जो कि कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। लिरिकल बैलेड्स क्या है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। इसको वर्ड्सवर्थ और कोलरिज ने लिखा है। इसमें जो ये बताया गया है कि पोएट्री की जो लैंग्वेज है ना, वो कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए, पुअर रस्टिंग सेटिंग होनी चाहिए, इमेजिनेशन के बेस्ट पर होनी चाहिए, और स्यूडो क्लासिकल के खिलाफ होना चाहिए, है ना, और इसके साथ में सब्जेक्टिविटी और इमेजिनेशन होना चाहिए। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स ओरिजिनली ये जो है 1800 में पब्लिश हुआ, लेकिन इसके जो हैं देखा जाए तो 4 पब्लिकेशन डेट है। पहला 1798 फर्स्ट एडिशन, दूसरा 1800, तीसरा 1802 और चौथा एडिशन 1805 है ना। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स ये कलेक्शन ऑफ 23 पोएम्स है, जिनमें से 19 पोएम्स को विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा और 4 पोएम्स को एस टी कोलरिज ने लिखा था, है ना। और पोएट्री के लिए, पोएट्री में जो पर्पज ऑफ राइटिंग क्या होना, पर्पज ऑफ राइटिंग एक तरह से एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और जैसा कि पता है कि पोएट्री क्या होता है, एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो फीलिंग्स होती है ना। फिर आगे बात करें पोएट्री कितने टाइप, थ्योरी ऑफ पोएट्री की। अच्छा, एक चीज़ और है, इमोशन एंड फीलिंग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन द पोएट्री। पोएट्री में इमोशन और फीलिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और पोएट्री की 4 थ्योरी होती है। इसको आप याद रख सकते हो, और फंसी, मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, ORFC और फंसी, है ना। तो O से हो जाएगा ऑब्जर्वेशन, R से हो जाएगा रिकलेक्शन, और F से हो जाएगा फिल्ट्रेशन, और C से हो जाएगा कंपोजिशन या क्रिएशन ऑफ पोएट्री। ठीक है। इसके बाद में पोएट्री जो है साइंस के कंपैरिजन में सुपीरियर होता है। अब देखिए नेक्स्ट वर्क है द स्टडी ऑफ पोएट्री। द स्टडी ऑफ पोएट्री को मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने पोएट्री के एनालाइज के लिए 3 एस्टीमेट दिया है, हिस्टोरिकल एस्टीमेट, पर्सनल एस्टीमेट और रियल एस्टीमेट। और जो है मैथ्यू आर्नोल्ड ने साथ में टच स्टोन मेथड का यूज किया है। टच स्टोन मेथड का होता है एक वर्क की कंपैरिजन किसी दूसरे वर्क से, किसी दूसरे ग्रेट वर्क से करना। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार पोएट्री जो है
पोएट्री के पास एक ग्रेट फॉर्चून होता है, हमारी ट्रेडिशनल बिलीफ कि वो जो है ट्रेडिशनल बिलीफ्स के साथ डील करवा सकती है। पोएट्री के लिए आइडिया सब कुछ है और बाकी सारी चीज़ें तो वर्ड ऑफ इल्यूजन है ना। और इसके साथ में बात करें पोएट्री के माध्यम से पोएट के एक्सीलेंस को भी डिटरमाइन किया जा सकता है। पोएट्री अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं पोएट का एक्सीलेंस बढ़िया रहेगा, पोएट बहुत अच्छा रहता है, बहुत पढ़ा लिखा होगा, है ना। और इसके साथ में कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि देखो मैथ्यू आर्नोल्ड एक प्रोमिनेंट विक्टोरियन पोएट हैं, क्रिटिक हैं, और जो है इन्होंने द स्टडी ऑफ पोएट्री लिखी 1880 में इन्होंने द स्टडी ऑफ पोएट्री लिखी। इस एस्से में द स्टडी ऑफ पोएट्री में मैथ्यू आर्नोल्ड ने नेचर और सिग्निफिकेंस, पोएट्री के नेचर और पोएट्री के सिग्निफिकेंस की बात किया है। और इसमें ये जो है पोएट्री कैसी होनी चाहिए, पोएट्री को कैसे पढ़ा जाना चाहिए, पोएट्री का अप्रिशिएट कैसे किया जाना चाहिए, इस पर इन्होंने अपना थॉट भी प्रोवाइड किया है। मतलब इन्होंने पोएट्री के बारे में बताया है। और मैथ्यू आर्नोल्ड आर्ग्यू करते हैं पोएट्री के बारे में, बहस करते हैं और यहाँ पर ये बताते हैं कि पोएट्री का जो प्राइमरी एम होना चाहिए वो होना चाहिए कि लाइफ को क्रिटिसाइज्म करना, है ना, एक इमेजिनेशन पर बेस्ड होना चाहिए। और वो पोएट्री के लिए सजेस्ट करते हैं कि पोएट्री के पास इतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रियलिटी को देख सकें और जो है जो इसेंशियल ट्रूथ है उसको रिवील कर सकें, चाहे ह्यूमन नेचर का हो, मोरलिटी का हो, या नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस, सबका जो है एक तरह से ट्रूथ रिवील कर सके, पोएट्री के थ्रू रिवील किया जा सके, है ना। और मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री को पढ़ने के लिए डिफरेंट, पढ़ने के टर्म में बात करें तो ये कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए और कंपैरेटिव जो है अप्रोच होना चाहिए, कहीं ना कहीं कंपैरिजन में अच्छी होना चाहिए दूसरे के कंपैरिजन में। और मैथ्यू आर्नोल्ड रीडर्स को यही सजेस्ट करते हैं कि किस तरह से डिफरेंट पोएटिक ट्रेडिशंस को कैसे एक्सप्लोर करना चाहिए, इस बारे में बताते हैं। और पोएट्री के स्टडी में मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि पोएट्री के स्टडी में, पोएट्री को एनालाइज करने में, पढ़ने में किस तरह से क्रिटिसिज्म का एक इम्पॉर्टेंट रूल होता है। और वो जो है कहते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। मैथ्यू आर्नोल्ड के अनुसार क्रिटिसिज्म इस तरह से होना चाहिए कि वो रीडर को हेल्प करे, है ना, उसको समझने में, उसको पढ़ने में, उसके एस्पेक्ट को समझने में, हर चीज़। और इसके साथ में पोएट्री जो होती है वो कैसी होनी चाहिए, उसमें पोएट्री के सिग्निफिकेंस पर एम्फेसाइज करता है स्टडी ऑफ पोएट्री, और एक तरह से बताता है कि पोएट्री जो है बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए, समझने लायक होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, इसको लिखा टी.एस. एलियट ने। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट को टी.एस. एलियट ने 1919 में लिखा। ये क्रिटिकल एस्से है जो कि इंडिविजुअल पोएट, ऑथर और जो है लिटरेचर के बीच में एक रिलेशन बताता है ना। और बात करें ये जो है इंडिविजुअल टैलेंट, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, टी.एस. एलियट का ये वर्क ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, ये पहली बार एलियट के वर्क मैगजीन इगोइस्ट में पब्लिश हुआ, लेकिन दूसरी बार 1 साल बाद ये वर्क द सैक्रेड वुड में पब्लिश हुआ ये चीज़। और एलियट ने जो है अपने व्यूज को डिस्कस किया है, पोएट्री पर जो व्यूज है उस पर डिस्कस किया है। और एक तरह से टी.एस. एलियट ने इंडिविजुअल टैलेंट, इस ये जो पोएट्री का नाम है, क्या नाम है, ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, पोएम के थ्रू टी.एस. एलियट ने क्या किया है, टी.एस. एलियट ने एक तरह से अपने व्यूज, पोएट्री के प्रति इनका कैसा व्यूज है, इस पर डिस्कस किया है। और जो है ट्रेडिशन के इम्पोर्टेंस पर डिस्कस किया है। और इन्होंने कहा कि पोएट्री एस्से, ये जो एस्से है इंडिविजुअल एंड ट्रेडिशनल टैलेंट, इसको जो है 3 पार्ट में बांटा जा सकता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनल पोएट्री एंड पोएट, और इसके बाद में कंक्लूजन। ट्रेडिशन जो हैं ये विजडम और एक्सपेरिमेंट्स को एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। और इसके साथ में ये रिलेशनशिप बताता है पोएट के इंडिविजुअल टैलेंट और
ट्रेडिशन के बीच क्या रिलेशन, इसको भी डिस्क्राइब करता है। इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि ये जो वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट टी.एस. इलियट का, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ 1919 में द इगोइस्ट में, है ना, और सेकंड टाइम पब्लिश हुआ द सेक्रेड वुड में 1920 में। नेक्स्ट वर्क है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन वाइल्डरनेस, इसको लिखा है एलेंस वाल्टर ने, है ना। एलेंस वाल्टर जो हैं फेमिनिस्ट लिटरेरी क्रिटिक में से एक हैं, और ये फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस इसको लिखा गया था, उस समय लिखा गया था जब अमेरिका में विमेन की स्टडीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस किया जा रहा था, है ना। ये ऐसे इस बात को कंसीडर करता है कि फेमिनिस्ट क्रिएटिव राइटर्स के पास कुछ सर्टेन ऑब्स्टेकल्स होता है ना। यद्यपि फेमिनिज्म राइज हो गया लेकिन उसके बाद में भी इनके पास कुछ सर्टेन ऑब्स्टेकल है ना। सो वाल्टर ने ये ट्राई किया है कि जो फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म है ना, फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म के विश्वास को एनालाइज करने के लिए इन्होंने ट्राई किया है कि बहुत ज़्यादा ये वाइल्डरनेस है ना, इसका स्टडी करना इतना आसान नहीं, बहुत बड़ा है ये भी, ठीक। और ये ऐसे जो है एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डिस्कस करता है। और साथ में अगर ये बात करें फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म इन द वाइल्डरनेस, इस ऐसे की थीसिस की बात करें तो इसको शोवाल्टर ने फॉर्मुलेट किया 1979 में, और ये किसके प्रति है, ये फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स के प्रति है ना। शोवाल्टर जो हैं दो काइंड के फेमिनिस्ट थ्योरी पर बात करती हैं, एक तो वीमेन एज अ रीडर और वीमेन एज अ राइटर, दोनों गायनो क्रिटिक्स होते हैं। और फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो हैं बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हैं और जो हैं बहुत कम लीस्ट अंडरस्टूड हैं। नेक्स्ट वर्क है ओरिएंटलिज्म। ओरिएंटलिज्म को एडवर्ड सैड ने लिखा है, इसको 1978 ईस्वी में लिखा है। और ओरिएंटलिज्म के 3 पार्ट हैं, स्कोप ऑफ ओरिएंटलिज्म और ओरिएंटलिस्ट स्ट्रक्चर एंड रीस्ट्रक्चर और ओरिएंटलिज्म नाउ। ओरिएंटलिस्ट उसे कहते हैं ऐसे यूरोपियन को जो ईस्ट को स्टडी करते हैं, जो ओरिएंट्स मीन्स ईस्ट को स्टडी करते हैं, है ना। ईस्ट कंट्रीज को ओरिएंट कहते हैं और यूरोपियन कंट्रीज को ऑक्सीडेंट कहते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, ओरिएंटलिज्म में कहीं ना कहीं कोलोनाइजेशन पर बात हुआ है कि किस तरह से वेस्ट के लोग जो हैं ईस्ट पर आकर कंट्री को कोलोनाइज कर रहे थे, उस पर आक्रमण कर रहे थे और उस पर शासन कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क है स्ट्रक्चर साइन एंड प्लेन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस, इसको लिखा है जैक्स डेरिडा ने। तो देखिए जैक्स डेरिडा जो कि एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, ये जो है डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को डेवलप करने के लिए जाने जाते हैं। डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी यही है कि एक चीज़ को समझने के लिए उसका कोई फिक्स सेंटर नहीं है, एक चीज़ के कई मीनिंग हो सकते हैं। और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के लिए जाने जाते हैं और पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए जाने जाते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चरलिज्म परपोज्ड दैट द वर्ड शुड बी अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चरलिज्म होते हैं, है ना, वो ये परपोज करते हैं कि स्ट्रक्चर्स के टर्म्स के अनुसार वर्ड को समझा जा सकता है। और दूसरा नंबर इनके अनुसार ये है कि किसी चीज़ का स्ट्रक्चर के पास एक अपना स्टेबल सेंटर होता है, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो वो बिलीव करते हैं कि किसी चीज़ का कोई फिक्स सेंटर नहीं होता है और ना ही कोई फिक्स सेंटर होता है, और उसका मीनिंग जो है मल्टीपल मीनिंग होती है उसकी, ठीक है। डेरिडा जो स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले में स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते हैं, है ना, उसके बारे में। फिर ये लेक्चर स्ट्रक्चर साइन एंड प्ले इन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस, इस लेक्चर को फ्रेंच लैंग्वेज में डिलीवर किया गया था, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, है ना। जब स्ट्रक्चरलिज्म जो स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिए और डेरिडा ने इम्पोर्टेंस दिया, किस पर दिया, स्ट्रक्चरलिटी ऑफ स्ट्रक्चर पर इम्पोर्टेंस दिया। Structurality of structure implies principles according to which parts are related in a while
सेंटर ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड। देखिए यहाँ पर यही फोकस किया गया है कहीं ना कहीं कि जो स्ट्रक्चर का सेंटर होता है वो फिक्स नहीं होता है ना। जैसे ओके बाय, अगर ओके बाय गुस्सा से बोला जाए ओके बाय तो इसका मतलब अलग सेंस आ रहा है। अगर प्यार से बोला जा रहा है ओके बाय तो इसका मतलब नॉर्मल है ना। इसके बाद में लास्ट है, और ये वर्क है आपका, ये देखिए वर्क का नाम कट गया, जैक्स लकन का वर्क का नाम है आपका, देखिए यहाँ पर वर्क का नाम है द इंसिस्टेंस ऑफ द लेटर इन द अनकॉन्शियस। द इंसिस्टेंस ऑफ द लेटर इन द अनकॉन्शियस, इसको लिखा है जैक्स लकन ने। ये एक लेक्चर है जिसको सोरबॉन में डिलीवर किया गया था 1957 में। जैक्स लकन एक साइको एनालिस्ट हैं और ये फ्रूड और सॉसरे से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं। साइको एनालिसिस का जो मेन आइडिया होता है वो होता है कि डिजायर को रिकॉग्नाइज करना, किसी की इच्छा को पहचानना, ठीक है, और उसको पहचान कर ट्रुथ को अनकवर करना, है ना। इसके बाद में अनकॉन्शियस जो होता है लैंग्वेज में एक स्ट्रक्चर्ड होता है ना। लैंग्वेज अनकॉन्शियस की तरह होता है जो कि हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है। अनकॉन्शियस में कोई चीज़ें स्ट्रक्चर नहीं रहती हैं। अब जैसे 3 स्टेज होती हैं, ठीक, एक पर्सन की 3 स्टेज होती हैं। एक रियल स्टेज होती हैं जहाँ पर बच्चा जन्म लेता है ना, अपनी माँ से इनसेपरेबल रहता है, अलग रहता है। इस स्टेज में बच्चे के पास कोई मैच्योरिटी नहीं रहती है, और इस स्टेज में, रियल स्टेज में लैंग्वेज जो है अब्सेंट रहती है। लेकिन दूसरा स्टेज आता है इमेजिनरी स्टेज या मिरर स्टेज, जो कि 6 मंथ से लेकर 18 मंथ की होती है, जहाँ पर बच्चा मैच्योरिटी डेवलप करना शुरू करता है। वो जो है आइडियाज़ को चीज़ों के साथ, इमोशंस के साथ, सिचुएशन के साथ कनेक्ट करना सीखता है। आई कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, इसको लगता है अपने आप को पहचानता है ना। और तीसरा जो है सिंबॉलिक स्टेज जो है 18 महीना से लेकर मरने तक होता है, जिसमें बच्चा आइडियाज़, थॉट्स, इमोशंस, इन सबको सिंबॉलिकली रूप से कनेक्ट करता है। और जो है मैच्योर ह्यूमन साइकी की मैच्योर एज में आ जाता है वो, और लैंग्वेज को यूज करता है ना। अपने कॉन्शियस और अनकॉन्शियस के माइंड के कनेक्शन के साथ में वो लैंग्वेज को यूज करना सीख जाता है ना। फिर यहाँ पर देखिए शॉर्ट में सबकी समरी है। पोएटिक्स को अरिस्टोटल ने लिखा है 330 बिफोर कॉमन एरा में लगभग। इसमें 26 चैप्टर हैं, ठीक है। और ये जो है एंशियंट ग्रीक का एक वर्क है। आर्स पोएटिका को होरेस ने लिखा था, ठीक। आप देख सकते हैं इस तरह से। ट्रेडिशनल एंड इंडिविजुअल टैलेंट को टी.एस. इलियट ने लिखा था। इसके 3 पार्ट हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेडिशन, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी और कंक्लूजन। और एक और आपका स्टडी ऑफ पोएट्री, ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था इसको। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, इसको वर्ड्सवर्थ ने लिखा था 1798 में। इसका 3 पब्लिकेशन 4 हुआ था, 1798, 1800, 1802 और 1805 था। क्लियर है। तो ये चीज़ है आपका। फिर यहाँ पर आप ये सब देख सकते हैं, यहाँ सही नहीं आया है, खैर अभी के लिए इतना ही। अच्छा, यहाँ पर है डेवलपमेंट की 3 स्टेज होती हैं, रियल स्टेज और जो है इमेजरी स्टेज और सिंबॉलिक स्टेज। इंसिस्टेंस ऑफ द लेटर इन द अनकॉन्शियस को जैक्स लकिन ने लिखा था, ठीक। और इसके बाद में स्ट्रक्चर, साइन एंड प्लेन द डिस्कोर्स ऑफ ह्यूमन साइंस को जैक्स डेरिडा ने लिखा है।